नमस्कार दोस्तों। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप सभी का आभार व्यक्त किया था और उनमें एक कमेंट मेरी बहन सरिता जी का आया और उन्होंने मुझे बताया कि आप ही की वीडियो के बदौलत सेकंड ग्रेड में मेरे 140 क्वेश्चन हिंदी में सही हो रहे हैं। मैं बहन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा सम्मान दिया। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आज मेरी मेहनत वास्तव में साकार हुई है कि कम से कम एक बहन ने तो मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरे 140 हो रहे हैं और उनका चयन 100% सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दोस्तों, आपके लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका भी इसी तरह पेपर बहुत अच्छा हो और जल्द से जल्द यानी सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। कमेंट करते रहिए। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने किया और जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटककार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जा सकता है। उसके बाद अगला है, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन हैं? तो हिंदी रंगमंच के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक दिन हजार दास्तान किस रचनाकार की रचना है? एक दिन हजार दास्तान किस रचनाकार की रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर की रचना है। पीपल की परी, वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं? तो अमृतलाल नागर के हैं। तो ये देखते हैं, पीपल की परी, वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं? तो अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। कल के वीडियो में भी ये चीज़ें आ रही थी लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ कई चीज़ें क्योंकि वो गलत न हो जाएं। शतरंज के मोरे किसकी रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है और अमृतलाल नागर की रचना है, यानी उपन्यास विधा की रचना है और अमृतलाल नागर की रचना है। महाकाल, कोठेवालियां, बूंद और समुद्र के उपन्यासकार का नाम बताइए? तो अमृतलाल नागर जी हैं। उस श्रृंखल, चकलस, शनिचर आदि किस प्रकार के पत्र पत्रिकाएं थे? उस श्रृंखल, चकलस, शनिचर किस प्रकार के पत्र पत्रिकाएं थे? तो ये थे, उत्तर है हास्य रस की पत्र पत्रिकाएं थे जिनका संपादन अमृतलाल नागर ने किया, यानी अमृतलाल नागर ने किया और यह हास्य रस के पत्र पत्रिकाएं थे। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? आचार्य चतुरसेन की रचना है। वैशाली के नगर वधू है वो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है। अगला है, जैसलमेर की राजकुमारी कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। नवाब ननकू और लंबग्रीव किस रचनाकार के कहानी संग्रह हैं? तो नवाब ननकू और लंबग्रीव किस रचनाकार के कहानी संग्रह हैं? तो ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री के कहानी संग्रह हैं। सोमनाथ किस विधा की रचना है? तो सोमनाथ है वो उपन्यास विधा की रचना है। वो सोमनाथ है वो उपन्यास विधा की रचना है।
और रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। वयम रक्षाम व गोली किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? किस उपन्यासकार के उपन्यासकार हैं? तो ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। राजकुमारी रत्नावती किसकी पुत्री थी? तो जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति महाराज रतन सिंह की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के दुर्ग पर किसने आक्रमण किया? जैसलमेर के दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मलिक काफूर कौन था? एक गुलाम था और इस समय शत्रु सेना का अधिपति था, यानी शत्रु सेना का अधिपति था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का क्या था? अधिपति था। राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिफाजत कर सकती हैं। राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिफाजत कर सकती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन मलिक काफूर का है। महाराज राजकुमारी तो पूजने लायक है, कथन किसका है? तो यह कथन भी मलिक काफूर का है। अगला प्रश्न है, उपत्यका किसे कहते हैं? तो उपत्यका है वो पहाड़ की तलहटी या पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को कहते हैं। मैं स्त्री हूं, अबला नहीं। मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं, मुझ में मर्दूं जैसा साहस और बल है। यह कथन किसका है? तो ये राजकुमारी रत्नावती का कथन है। शत्रु वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रतन सिंह का है। तो शत्रु वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया है, यह कथन रतन सिंह का है। इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए तो पाप कटे, आठों पैर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचाता है। तो ये जो है, इनके हमारे कलेजा और भी जला करता है। यह कथन किसका है? तो यह रामेश्वरी का कथन है। मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रेम करूंगी, यह कथन किसका है? तो यह भी रामेश्वरी का कथन है। अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन बाबू रामजी दास जी का है। तो यह कथन है वो बाबू रामजी दास जी का है। तो 3 प्रश्न है, ये कथनों से संबंधित थे। तो 2 कथन रामेश्वरी के हैं और 1 कथन बाबू रामजी दास जी का है। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत काव्य की भाषा कौन सी है? तो ठेठ अवधी है। पद्मावत काव्य का रचना काल कब माना जाता है? 1540 माना जाता है। और एक जगह पर दूसरा भी दिया हुआ है। तो बंधु लोगों, अलग अलग हैं, अलग अलग विचारकों ने माने हैं। तो कमेंट करके कृपया न बताएं कि ये है। मैंने एक वीडियो में वो भी दिया है और आपके सामने ये भी दे रहा हूँ। अब निर्णय तो भाई देखो मानने वालों पर ही है। पद्मावत काव्य की लिपि कौन सी है? तो लिपि है वो फारसी लिपि है। पद्मावत काव्य में 2 हाथ चौपाई का क्रम किस प्रकार है? तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। पद्मावत काव्य में 2 हाथ चौपाई का क्रम किस प्रकार है? तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया है? आखिरी कलाम उनकी पुस्तक है और उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। कयामत का वर्णन किया है। सूफी सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या जायसी ने किस पुस्तक में की है? तो वो अखरावट में की है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की गुरु का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम शेख बुरहान या सैयद अशरफ था। शेख बुरहान या सैयद अशरफ था। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके आश्रित कवि थे? तो ये शेरशाह सूरी के आश्रित कवि थे। नागमती वियोग खंड 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया गया है? यह प्रश्न मोस्ट है। नागमती वियोग खंड 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया गया है? तो यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, नागमती के। और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। भारतीय श्रृंगार रस में सब चीज का वर्णन नहीं होता है। तो भारतीय श्रृंगार में किस चीज का वर्णन नहीं होता है? तो ये भारतीय श्रृंगार में यानी रक्त मांस हड्डी का वर्णन नहीं होता है। भारतीय श्रृंगार रस में इसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो किन चीज का वर्णन नहीं होता है ऐसा पढ़ा जाए।
इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित कवि और लेखक का नाम बताइए। तो ये चंद्रदास शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये हैं समालोचक 1903 से 1906, मर्यादा 1911 से 12 तक, और प्रतिभा 1918 से 20 तक, और नागरिक पत्रिका है वो 1920 से 22 तक। तो ये एक बार पुनः देखते हैं। समालोचक का किया उन्होंने 1903 से 1906 तक, और मर्यादा का किया 1911 से 12 तक, प्रतिभा का किया 18 से 20 तक, और नागरिणी पत्रिका का संपादन किया उन्होंने 20 से 22 तक। अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है? कोसली और बैसवाड़ी है। ये बोलियों से संबंधित आगे जो कि सेकंड ग्रेड से हैं, 2-3 प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ये प्रश्न मोस्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या दिया? और ये प्रश्न अब की बार सुमेलित के रूप में पूछा था, तो इससे संबंधित था तो संधि चारण काल था। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग नाम दिया। अगला प्रश्न है, आदिकाल का वीरकाल नाम किसने दिया? वीरकाल नाम किसने दिया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तो एक बार पुनः इन कालों को देखते हैं, किसने क्या नाम दिए हैं। तो आदिकाल का आदिकाल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल दिया, और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग दिया, और आदिकाल का वीरकाल नाम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड कवि को माना है। पुष्य या पुंड कवि को माना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को माना है, और यही सर्वमान्य मत भी है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये चंद्रबरदाई को माना है। और अगला प्रश्न है, सरहपाद की रचनाओं के नाम बताइए। तो दोहा, कोश और चर्यापद है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की बानी किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और महला नामक प्रकरण में संकलित हैं। महला नामक प्रकरण है, नामक है भाई, नामक प्रकरण में संकलित हैं। ये नामक शब्द है। इसको मैं हटा ही देता हूं, महला प्रकरण में है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में है और महला प्रकरण में है। सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम हार है, सिर्फ हार है। निराला की आलोचना से संबंधित रचनाओं के नाम बताइए। तो रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। रविंद्र कविता कानन है और पंत और पल्लव है, 2 रचनाएं हैं। अगला है, धर्मवीर भारती के आलोचनात्मक साहित्य की रचना का नाम बताइए। तो आलोचनात्मक साहित्य की रचना का नाम मानव मूल्य और साहित्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो, और अगला वीडियो आपके सामने शीघ्र ही हाजिर होगा। धन्यवाद।